नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जो रिलेटेड था। इसमें कुछ एस्पेक्ट हमारे बाकी रह गए थे, जैसा कि मैंने मेंशन भी करा था उस वीडियो के थंबनेल के अंदर कि वो उस वीडियो का पार्ट ए है। तो चलिए पार्ट बी में आज इस आर्टिकल को कंप्लीट तरीके से वाइंड अप कर लेते हैं। आपने सारे बेसिक एस्पेक्ट्स तो आई होप रिवाइज कर लिए होंगे। इस आर्टिकल में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कंसर्न्स क्या एसोसिएटेड है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उनसे रिलेटेड कंसर्न्स क्या क्या है, आज के लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजिकल कंसर्न्स। ठीक है, जो कि है एक तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, जब भी जीन फ्लो होता है ना, ठीक है, अगर हम जीन जो है, अगर एक जीन को उठाकर जीन ए मान लेते हैं, इसको अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तो उससे होगा क्या। इससे देखिए दोस्तों, क्या हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर जीन ट्रांसफर करे गए ना, उसके अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी या फिर रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो हमने खाया। मान लेते हैं कि एक वीट है स्पेशल, ठीक है, उससे बना आटा। ठीक है, उससे बना आटा, और उस आटे से हमने बनाई घर पे रोटियां। हम इसको खा रहे हैं लगातार, हमारी फैमिली खा रही है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो हो सकता है फिर जैसे आटे से जो रोटियां खाकर जो बॉडी को फायदा मिलता था, हमारी बॉडी उससे सुरक्षित रहती थी, वो हो सकता है नेगेटिव वे में रिएक्ट करने लग जाए कल को। खाना खाने के बाद मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम रहती थी और उसके बाद वो दवाई खा लेता था कि उसको, मान लीजिए, बहुत देसी हम लोग क्या कहते हैं, एक चीज डिस्कस करते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए किसी की एसिडिटी की दिक्कत रहती है, पेट खराब होने की दिक्कत रहती है, तो कुछ वो दवाइयां खाता था वो इंसान और वो ठीक हो जाता था। हर रात को खाना खाने के बाद उसको प्रॉब्लम होती थी अगर वो टाइम पे खाना नहीं खाता था, लेट खाता था। लेकिन हो सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से बने हुए वीट का जो, उससे जो आटा है और उसके बाद जो उससे रोटियां बनाई गई हैं, तो पर्सन की बॉडी एक रेजिस्टेंस और टॉलरेंस डेवलप कर ले कि दवाइयां या कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट मतलब तरीके में उसकी बॉडी में ऐड करे कि उसको उस दिक्कत को हटाना फिर इरेडिकेट करना नामुमकिन हो जाए। गैस जैसी समस्या को, एसिडिटी जैसी समस्या को उस बॉडी के अंदर से, क्योंकि उसने जो रोटी खाई है वो बनी है एक स्पेशल तरीके के आटा से। ये स्पेशल आटा आया कहाँ से, स्पेशल तरीके के गेहूं के दाने से आया है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था। ये गेहूं नॉर्मल गेहूं नहीं था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था। इसके जीन्स चेंज हो गए थे एक तरीके से। आप ऐसा मान लो कि अगर मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट हटकर बात करूं, हमने एक क्रॉप का डीएनए चेंज कर कर, जैसा अभी तक वो पाया जाता था, हमारे पूरे पूर्वज जिस तरीके की रोटी जिस आटे से बनी हुई गेहूं के दाने से बनी हुई खाते चले आ रहे हैं, ये चीज चेंज होकर हमने एक नई तरीके की चीज खाई। तो आप एक बात बताइए, जब ऐसी कोई चीज बॉडी के अंदर इंसर्ट होगी तो वो चेंज नहीं होगा क्या उसके अंदर? बिल्कुल होगा। ये चीज है इसका मतलब। ठीक है, और इसकी वजह से ये भी माना जाता है, जो कंसर्न जताते हैं इसके ऊपर साइंटिस्ट को, ये बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का इरोजन हो सकता है। ठीक है, ये पॉल्यूट कर सकता है जीन पूल्स को एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज के। मान लीजिए कोई प्लांट स्पीशीज है दोस्तों, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी या क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और वो जल्द ही एनवायरमेंट से लुप्त होने वाला है, यानी कि एक्सटेंट होने वाले हैं। अब अगर उसके जीन का स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, और हम ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे एक आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर दो प्लांट वेराइटीज, प्लांट ए और प्लांट बी की हम लोग एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करवाकर, क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर हम एक नया प्लांट स्पीशीज बनाएंगे, ताकि पुराना वाला जो है वो प्रिजर्व भी रहे और वो एक्सटेंट ना हो, एनवायरमेंट से लुप्त ना हो। लेकिन क्या पता कि ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए और ये प्लांट स्पीशीज जो अभी तक एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है या क्रिटिकल एंडेंजर्ड बच जाए, या फिर टोटल तरीके से एनवायरमेंट से एक्सटेंट ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो रिएक्ट कैसे ऊपर, किस तरीके के ऊपर करेंगे। ठीक है, अभी और बताता हूं मैं आपको रिएक्शन वाली बात, अभी और समझ में आएगी आपको। फिर इसके अलावा कुछ बायोसेफ्टी कंसर्न्स हैं, जैसे जब भी जीन ट्रांसफर होता है ना, तो इसकी वजह से एक रिस्क रहता है जो कि है टॉक्सिसिटी का, यानी कि मतलब एक तरीके से आप मान लो कि जहरीला पदार्थ या जहरीली चीज आपकी बॉडी के अंदर भर सकती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म में चेंज आ सकते हैं। ठीक है, जो नए नए प्रोटीन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में एक साइंटिफिक कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में इंसर्ट करे जाते हैं, जिनको फूड के तौर पर आज तक पहले कभी किसी ने नहीं खाया है, वो हो सकता है आपके लिए एलर्जन बन जाए। अब ये चीज कैसे है, जैसे मान लीजिए अब एक मदर डेयरी की ना दोस्तों दूध की थैली है,
मान लीजिए मदर डेयरी की दूध की थैली है, रिलेट करने की कोशिश करना है इस एग्जाम्पल को, बड़ी प्रैक्टिकल बात करके बताऊंगा। एक मदर डेयरी है, अमूल की दूध की थैली है, ½ kg की थैली है। मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं एक आपका एक ऐसा फ्रेंड हूँ जो कि मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक आदत है कि अगर कोई दूध की थैली फाड़ कर भी अगर डायरेक्टली मतलब मुझे मिल्क कंज्यूम करना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मिल्क का टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने मैं इसको फाड़ के पी लेता हूँ। लेकिन आप में से बहुत लोग जो हैं क्या कर सकते हैं ऐसा, बताइए। ये वाली बात बोलते हुए आप में से कितने लोगों के मुंह बन गए होंगे कि हमें तो उसमें बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स या कोई कोई चीज डालने के बाद ताकि वो दूध दूध ना लगे तब हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर अब मिल्क आप कंज्यूम कर लेते हैं बॉर्नवीटा पी के, हॉर्लिक्स पीकर, बनाना शेक बनाकर, कोल्ड कॉफी बनाकर, लेकिन अगर जो मैं दूध की थैली फाड़कर अगर ऐसी मैं पी रहा हूँ और अगर ये मैं आपको चीज पिला दूं, तो आप वॉमिट नहीं कर देंगे क्या? हुआ कि नहीं हुआ वो आपके लिए एलर्जन, एलर्जी हुई कि नहीं हुई आपको ऐसे एक मिल्क की फॉर्म में? लेकिन जब आप उसको चेंज फॉर्मेट में पीते हैं तो वो आप बिल्कुल आराम से कोल्ड कॉफी वगैरह, चाय वगैरह की फॉर्म में शेक पी लेते हैं आप, ठीक है। या फिर आप बॉर्नविटा हॉर्लिक्स मिलाकर या कोई भी चीज़ उसका टेस्ट करके रूह अफ़ज़ा मिलाकर आप पी लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ होती है कि एक तरीके से वो टॉक्सिक बन जाता है। जैसे दूध को आपने वॉमिट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाई, उसका टेस्ट आपको बहुत वाहियात लगा, आपने उसको क्या कहते हैं वॉमिट कर दिया। तो ये चीज होती है इसके अंदर कि हमें नहीं पता यार वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हमारी बॉडी के अंदर इंसल्ट कर रहे हैं, हम लोग जो खा रहे हैं उसको फूड की फॉर्म में किसी और फॉर्म में, वो क्या रिएक्शन देगा, क्या एलर्जी हो जाए, क्या बीमारी हो जाए, हमें क्या पता। ये रिस्क है जो कि साइंटिस्ट मानते हैं, ठीक है। जीन्स जो कि यूज करे जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इसकी वजह से जो कुछ ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स ट्रांसफर करे जाते हैं, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पर्सन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा के अंदर। मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ए, ठीक है, एबीसी कर देते हैं इसका नाम, एक बैक्टीरिया है एबीसी, ठीक है। अब अभी तक क्या होता था, जब तक ये आपकी बॉडी में कोई भी चीज, जैसे मतलब मान लीजिए आपको फीवर आता था तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से आ रहा है, या फिर आपको किसी चीज से एलर्जी हो रही है बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। आपने कुछ एक मेडिसिन खाई, एक दो तरह की आपने मेडिसिन खाई और आप बिल्कुल ठीक हो जाते थे। फिर वो चीज आपको वो नहीं करती थी, हार्म नहीं करती थी। लेकिन इसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं कि आपकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? बुखार या कोई भी और बीमारी हो, जनरली हम लोग नॉर्मल बीमारियों को भगाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स खाते हैं जिनका डोज ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। कि ऐसा नहीं कि आप उसको खा लिया तो अपने आप बेहोशी मदहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप आराम से उसको खाते हैं और सुबह तक ठीक हो जाते हैं। 24 आवर्स, 2 दिन के अंदर आपका कोल्ड कफ वगैरह बुखार या कुछ आपके दर्द हो रहा है तो वो आपके ठीक हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अभी डेवलप होता है ना, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अब ये दवाइयां जो होती हैं जो आप लेते थे अभी तक, अब वो बेअसर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो गए हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब उसको क्या करना पड़ता है, पहले 2 टैबलेट से पर्सन ठीक हो जाता था, अब उसकी जगह हो सकता है पर्सन को 4 टैबलेट खानी पड़े, 6 टैबलेट खानी पड़े, या फिर हाई डोज लेनी पड़े। तो ये चीज़ ठीक है क्या बॉडी के लिए? बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, हमारा शायद से इस मैगजीन के अंदर एक टॉपिक है भी, मैं उसके डिटेल में बताऊंगा। यूपीएससी का मतलब वन ऑफ द क्वेश्चन फेवरेट रहता है ये, ठीक है। पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फिर कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, जैसे जो रिस्क है पेटेंट एनफोर्समेंट का, ठीक है, वो फार्मर्स को ऑब्लाइज करता है कि वो जाइंट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट रहें। जैसे यहाँ पर एक कंपनी का नाम ले रखा है उन्होंने, मॉन्सेंटो, ठीक है, अपने क्रॉस को पॉलिनेट करने के लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स कैसे हैं कि बाहर की कंपनीज जो है वो पेटेंट राइट्स को इशू करवाकर, कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का, राइटर का ये मतलब है इनडायरेक्टली, ये वाली पॉइंट आपको हो सकता है थोड़ा सा अनक्लियर लगे क्योंकि ये एक डिटेल्ड बात है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ पूरा का पूरा मुद्दा है क्या है, बोलना क्या चाह रहा है। देखो, बाहर की कंपनी ने मान लो कि उसने एक पेटेंट राइट पा लिया किसी जेनेटिक क्रॉप के ऊपर, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। उसने ये बोला कि हमारा इसके ऊपर पेटेंट राइट है, जो कि इससे जेनेटिक क्रॉप जो भी बनेगा, तो जेनेटिक क्रॉप मान लीजिए कोई भी बन रहा है जेनेटिक क्रॉप, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो जेनेटिक क्रॉप अगर इससे कुछ भी बन रहा है और इससे कोई एक स्पेशल तरीके की दाल प्रोड्यूस हो रही है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, दाल प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने क्या करा, मान लीजिए एक पर्सन है महेश, महेश ने क्या करा कि इसके ऊपर एक पेटेंट राइट जो है वो ले लिया। पेटेंट राइट इसको मिल गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। जब ये पेटेंट राइट मिला तो इसका मतलब
अब किसी को भी अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पल्स अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसको महेश से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और महेश ही इस चीज़ के एग्री करेगा कि उसको पैसे लेने या परमिशन देनी कि नहीं देनी है, जो भी मुद्दा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब ये बाहर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का पेटेंट राइट्स बड़ी बड़ी कंपनियां इशू करवा लेती हैं और वो हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उन प्रोडक्ट्स को अपने डंप कर देती हैं। फार्मर्स बेचारे ना समझ नादान, ठीक है, वो जानते नहीं है कि करे क्या। उनको तो एक चीज़ समझ में आती है कि हमें सिर्फ अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अभी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें चाहिए पैसा। और इंडिया के अंदर जो मॉनसून है वो है सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस, है ना। तो वो कुछ भी डाल देते हैं। अब कुछ भी डालने के चक्कर में अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर डाल देंगे तो आप प्रॉब्लम्स तो ऊपर वाली सारी समझ ही पा रहे हैं। ये है सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि ये और भी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हो सकता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो सकता है सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन तक फीजिबल हो, और बाद में हो सकता है नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के अंदर ये अच्छे से क्या कहते हैं वो सॉइल को बर्बाद कर दें, या फिर इसके लिए हमें फ्रेश सप्लाई चाहिए हो सीड्स की हर साल के लिए, या फिर फार्मर्स को हो सकता है हर साल फिर अपने सॉइल की टिलिंग करनी हो, ठीक है। तो ये पैसा बल्कि बचाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म में हो सकता है किसान अपने खेत को बर्बाद कर डाले। ये भी कंडीशन है। तो इसकी सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी के अंदर ये इसलिए है कि मतलब फार्मर्स का ये सोच रहे हैं कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मतलब पैसा आएगा, पैसा हो सकता है बल्कि आए ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर चला जाए वो आने की जगह, ये चीज़ है, ठीक है। अब दोस्तों इतने टाइम से जो हम आर्टिकल जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये परमिशन मिलती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसे होते हैं, इनके लिए ऐसे परमिशन दी जाती है, तो ये परमिशन देता कौन है, इसके लिए प्रॉपर एक तरीके से रेगुलेटरी प्रोसीजर हमारे देश में फॉलो क्या होता है, इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जो रूल्स है ना, जो गवर्न करते हैं कि किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और उनसे निकले हुए प्रोडक्ट्स यानी कि एग्जांपल के तौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि प्रोड्यूस करे जाते हैं, इनको नोटिफाई करा जाता है दोस्तों। एनवायरमेंट 1989 में इनको नोटिफाई करा गया था, शुरुआत हो गई थी 1989 से इनको नोटिफाई करने के लिए कि ऐसा कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, कोई बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, कुछ भी है, तो उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत रेगुलेट करा जाता है और इसी एक्ट के अंतर्गत गाइडलाइंस रिलीज करी जाती है। हमारे देश में दो सरकारी एजेंसी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और दूसरा है डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बड़ी सारी अथॉरिटीज हैं हमारे देश के अंदर जो कि अलग अलग तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करती हैं जो कि रिलेटेड होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर क्रॉप से रिलेटेड। जैसे इनमें से कुछ अगर इंपॉर्टेंट बॉडीज का मैं नाम लूँ तो एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, फिर है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, फिर है रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी वैसे आपको दोस्तों हर जगह देखने को मिल जाएगी, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक रिव्यू कमेटी होती है। ये है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जिसके बारे में हमने पूरा आर्टिकल कोर तरीके से डिस्कस करा था। स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, और लास्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा क्या इन कमेटीज के नाम याद करने हैं। देखिए दोस्तों, ये आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज करना, वैसे ऐसा कोई सवाल आता नहीं है, क्योंकि जब भी बात आएगी बायोसेफ्टी की, डीएनए, जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो प्रीलिम्स के एग्जामिनर को खुद पता है कि बच्चे देख के पता लगा लेंगे, थोड़ा सा भी अगर होशियार मतलब बच्चा होगा, थोड़ा सा वो रिवीजन कर कर आया होगा, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे आपको, चिंता मत करिए। उसके बाद बड़ी सारी सीरीज ऑफ गाइडलाइंस जो होती हैं सेफ्टी असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड, ठीक है, वो फॉलो करी जाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कुल मिलाकर के ये सेफ कितना है वो क्या है, कि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस के इस तरीके से प्रोड्यूस होना चाहिए, इस तरीके से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ये सब काम करते हैं, कौन करते हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो जीईएसी है ना, उसके पास एक पावर होती है कि उसने जो पास्ट में अप्रूवल दिया है, मान लीजिए अभी हम इस चीज को ना अप्रैल में बात कर रहे हैं कि अप्रैल के अंदर किसी भी एक कंपनी को कि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या कुछ भी इंट्रोड्यूस करना चाहता है, एक्स वाई जेड वो कंपनी है, उसको अप्रूवल मिला। मान लीजिए अगले ही मंथ मई के अंदर उसको रिवोक कर दिया गया, उसको वापस ले लिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। तो ऐसा कौन सी सर्कमस्टांसेस के अंदर करा जा सकता है कि एक बार अप्रूवल किसी भी जमाने में, किसी भी ईयर, किसी भी मंथ में मिल गया था और वो फ्यूचर में कभी वापस ले सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ले सकती है। तीन कंडीशंस है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन आए कि हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, भाई साहब आपने जो परमिशन दे दी है, वो जो इंट्रोड्यूस करा जा रहा है जो भी क्रॉप या कोई भी मटेरियल,
जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से प्रोड्यूस करा गया, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो इस प्रकार का डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, जो कि एक तरीके से उस कंपनी के द्वारा बताया नहीं गया था, या फिर एक अनुमान नहीं लगाया जा सका था जब उसको अप्रूवल मिला था, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के किसी भी रिकमेंडेशन से अगर जो कंपनी है वो नॉन कंप्लाई करती है, वो बात नहीं मानती, बदतमीजी पे उतर आती है, तब ऐसी 3 कंडीशंस के अंदर जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अपना दिया हुआ अप्रूवल को वापस ले सकती है। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ रिलेटेड न्यूज़ को। देखिए, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन फूड सेफ्टी। यहाँ पर देखिए, ऑन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड रेगुलेशंस 2021। क्या कहता है ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन? सबसे पहला पॉइंट, नई जो रेगुलेशंस हैं वो प्रपोज करी गई हैं FSSAI के द्वारा, यानी कि इसका नाम आप सुनते रहते होंगे, चिप्स के पैकेट के पीछे, किसी केक के पीछे, किसी प्रोडक्ट के पीछे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये रेगुलेशंस प्रपोज करी गई है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। अब ये जो रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ये किस किस चीज़ों के लिए अप्लाई होंगी? ये दीज विल अप्लाई टू द फॉलोइंग एरियाज। कौन से हैं वो एरियाज? आइए जानते हैं। नंबर 1, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि GMO, GEO और LMO, ठीक है, इनको डायरेक्ट यूज अगर करा जा रहा है किसी फूड में या फिर प्रोसेसिंग के लिए, तब एक तरीके से ये गाइडलाइंस जो है उन फूड या फिर उन प्रोसेसिंग फूड्स के लिए ये लागू होंगी। ठीक है, जो दोस्तों ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स या फिर ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है ना, इनका मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें एक नई तरीके का कॉम्बिनेशन पाया जाता हो जेनेटिक मटेरियल का, जिसको ऑब्टेन करा गया हो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। कुछ नहीं है दोस्तों इस लाइन का मतलब, ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है कि अभी एक प्रोडक्ट था इस फॉर्मेट के अंदर, इसके अंदर हमने एक जीन इंसर्ट कर दिया D, और ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कुछ बन गया ABCD, और ये पार्ट होता है एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, और ये जो ABCD बना ना, इसकी खास बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए लिविंग, लिविंग ना कि नॉन लिविंग। जैसा कि हमने कंटेक्स्ट आपको याद होगा दोस्तों, लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, अप्रूवल जो दिया गया है ना सोया मिल्क को इंपोर्ट करने से रिलेटेड, वो इसलिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए, ये नॉन लिविंग था, इसलिए कोई खतरा ही नहीं था कि कल को कुछ स्पीशीज डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी, ये चीज़ है। अब और किस चीज़ के लिए रेगुलेशन दिया जाता है, तो ध्यान से सुनना, जो भी फूड या फिर जो प्रोसेस फूड है जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस होने चाहिए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म से, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। उस फूड के अंदर, याद रखना, उस खाने के अंदर, मान लीजिए सिंपल भाषा में बात करते हैं, एक चिप्स का पैकेट है, उस चिप्स के अंदर, उस चिप्स के पैकेट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स हो तो चलेगा, तो अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चिप्स के अंदर लिविंग फॉर्मेट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMO, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म GEO, या फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMO नहीं होने चाहिए। उसके इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, वो खुद नहीं होने चाहिए प्रेजेंट, ये चीज है। ठीक है, कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, इससे निकले हुए कुछ अगर इंग्रेडिएंट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोविजंस भी करी गई है ड्राफ्ट रेगुलेशन के अंदर कि आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ताकि आप मैन्युफैक्चर कर सको, स्टोर कर सको, डिस्ट्रीब्यूट कर सको, सेल और इंपोर्ट कर सको ऐसे किसी भी फूड की या फिर फूड इंग्रेडिएंट की जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डिराइव है। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो जिंदा है, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की। ठीक है, फसई के अप्रूवल के बाद, और डायरेक्ट अप्रूवल आपको फसई से मिल सकती है अगर उन फूड प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट फॉर्म में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ना हो तो। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, काम आ सकती हैं प्रीलिम्स के अंदर ऐसी तरीके से आपको, क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर दे रहे हैं ना एक तरीके से, IAS का पेपर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें रेदर देन फैक्ट्स और ये सब चीज़ें कि वर्किंग कैसे होती है ना किसी चीज़ की, इस चीज़ पे आप हमेशा फोकस करा करो। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, बहुत काम आएगी। किसी भी चीज़ की ना आप हमेशा ना इम्प्लीमेंटेशन पर और वर्किंग पर फोकस करा करो।
कि वो काम कैसे कर रहा है, वो वर्क कैसे कर रहा है, उसका पूरे तरीके से एक तरीके से प्रोसीजर क्या है, रास्ता क्या है, वो कैसे फॉलो हो रहा है। इस चीज पर अगर आप फोकस करोगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। प्रीलिम्स का पेपर कुछ इसी वे में एनालिटिकल पेपर बनते जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन की। इसमें ये भी स्पेसिफाई कर रखा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है फूड लेबोरेटरीज के लिए, जो कि डिजाइन डेजिग्नेट करी जाएंगी जेनेटिकली मॉडिफाड फूड टेस्टिंग के लिए। और फिर लेबलिंग टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेबलिंग स्टैंडर्ड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इफ GEI इज 1% और मोर, तब इनके लिए लेबलिंग स्टैंडर्ड, जैसे मतलब मान लो FSSAI का टैग लगा होता है ना, ऐसे GM क्रॉप्स का टैग लगा होगा पीछे। ये कह रहा है वो लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों एक बात करते हैं यहाँ पर लास्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर के बारे में, ठीक है। तो देखिए रिसेंटली हुआ क्या, दुनिया की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है वो असम के अंदर प्लांट करी गई। एक तो फैक्ट यही बन जाता है यहाँ से हमारा डायरेक्ट फिल्म्स का, दुनिया का पहला, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है वो अपने आप में एक ऐसा प्लांट है जिसको डेवलप करा गया है स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और ये इसी क्यों करा गया नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहीं पर वो क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां पर ये आराम से पनप पाएगा, फल फूल पाएगा, ग्रो पाएगा, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या था, इसकी जरूरत पड़ी क्यों, यहाँ पर देखिए कभी कभार जब आपको बेनिफिट लिखने होते हैं ना तब आप ऐसे चीजों को उठाकर ना, याद है मैंने आपको बताया था केक के ऊपर आइसिंग करना, मतलब केक तो आप कैसा भी प्रेजेंट करते हो, अगर आप सजाकर देते हो तो सामने वाले को खाने में मजा आता है। तो जब भी आपको बेनिफिट लिखना हो ना, कि हमेशा नुकसान थोड़ी ना है भाई, इतने लेवल पे, इतने हाई लेवल पर इतने सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, तो नेगेटिव इंपैक्ट्स निकल सकते हैं लेकिन उनको कम भी तो करा जा सकता है, कम भी तो करा जा सकता है। हर सिक्के, हर चीज के दो पहलू होते हैं सिक्के की तरह, हेड्स और टेल। तो यहाँ पर अगर आपको बेनिफिट लिखना हो ना, देखिए आप रबर प्लांट को उठाकर ये चीज लिख सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर की क्या जरूरत पड़ी। देखिए होता क्या था, जो अ, जब नॉर्थ ईस्ट में या कहीं पर भी जहां पर भी रबर प्लांट उगते हैं ना, तो जब बहुत ज्यादा ठंडी कंडीशन, एक्सट्रीम सीवियर कोल्ड कंडीशन जब आती है ना सर्दियों में, तब उनकी प्रोडक्शन ना बेकार हो जाती है, वो सड़कर मतलब मर जाते हैं वो प्लांट्स। तो हमने इसके अंदर क्या करा, इस रबर प्लांट के अंदर जो कि असम के अंदर उगाई जा रही है, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन तो ठीक है, और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के डैमेज से बचने के लिए हमने ना एक जीन है, जीन का नाम है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जीन का नाम है MnSOD। MnSOD क्या है, मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, ये एक जीन का नाम है। क्या करना, कुछ भी हो जीन का नाम, ऐसे तो बड़े सारे आएंगे, हमें याद थोड़ी ना करना है, ठीक है। एक ये, हाँ यार, लेकिन यार ये ऐसे फैक्ट ना, ये जैसे एग्जाम होते हैं SSC, या फिर बहुत फैक्चुअल एग्जाम होता है जो इंडिया का मैं तो टफेस्ट फिल्म्स मानता हूँ, जैसे UPPCS, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल चीज़ों पे खेलता है, कि जैसे इसमें डेट आ जाती है 20, 21, 22, 23, ठीक है। और सबके आगे लिख रखा है जनवरी 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 जनवरी, बताइए कि ये चीज़ जो ये स्कीम है कौन सी डेट को लागू हुई थी। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है इनफैक्ट, तो वहाँ पर आप याद रख सकते हैं, लेकिन UPSC में आपको ऐसा चीज़ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, अगर मैं ये बोलूँ कि पेपर का ट्रेंड देखो कभी भी बदल सकता है, और यहाँ पर ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है और हमारे देश के अंदर उगाया गया है, तो कौन से जीन से उगाया गया है कि तो ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, जब सीवियर कोल्ड कंडीशन होती है ना तो उनसे बच नहीं पाता था ये, लेकिन जब से जीन इंसर्ट कर दिया गया ना इसके अंदर, तो ये देखा गया कि ये इस प्लांट को सीवियर कोल्ड कंडीशन से विंटर में जब ये रबर प्लांट खराब हो जाते थे तो उनसे बचाएगा, ठीक है। जो नेचुरल रबर है ना, वो जनरली वार्म ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर उगती है, और अमेजन जो फॉरेस्ट है ना उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उगती है। आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, दुनिया के कौन से कोने में, कौन सी कंट्री का पार्ट है, ज़रूर से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये नेचुरली सूट नहीं होते कोल्डर कंडीशंस के लिए, तो इसलिए जीन इंसर्ट करके इसको देखो वो बना दिया। अब आप देख रहे हो कि इसका पर्पस क्या है, ऐसे ही नहीं, किसी भी क्रॉप को या किसी भी स्पीशी को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं बना रहे हैं कि किसी के भी अंदर, जैसे मतलब मान लीजिए क्रॉप है, ये क्रॉप है, इसके अंदर जबरदस्ती हम कोई जीन इंसर्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं वाओ हमने एक इन्वेंशन करी है, नहीं। अब देखो, इन्वेंशन ऐसे ही नहीं, देखो इन्वेंशन हमेशा जब भी होती है, डिस्कवरी जब भी होती है, वो हमेशा नीड से होती है ना। नीड और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम सब जानते हैं। तो ये नीड क्या थी, ये थी कि रबर जो बनाते थे उनके फैक्ट्री ओनर्स को बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये मान लो कि इनकम ना उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी, जैसे मतलब मान लो किसी साल ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, सारी की सारी खेती बर्बाद हो गई रबर की, अब बेचारे कितने सारे लेबरर्स वगैरह, फैक्ट्री ओनर्स वगैरह रोड पे नहीं आ जाएंगे। ये सिंपल सी चीज़ है, यही आप एग्जाम में जाके प्रेजेंट कर देना, हो गया अपना काम। इसको डेवलप किसने करा, इसको डेवलप करा गया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कहाँ पर लोकेटेड है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में जो इंडिया का है वो केरला के अंदर लोकेटेड है, नेशनल लेवल पे ये बॉडी है। तो ये दोस्तों हमने पूरा का पूरा ये चीज़ वो करी।
चैनल को ज़रूर से दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। नाउ वी आर अ फैमिली, तो चैनल को प्रमोट करवाना आपका काम है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से, ठीक है। और आप लोग सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे दिखता है, ठीक है। अच्छा, कई लोगों का दोस्तों यार ये डाउट रहता है कि उनको ना टेलीग्राम जो है वो मिल नहीं पा रहा चैनल वगैरह, तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। देखिए, आप यूट्यूब पे गए, आपने मेरा चैनल सर्च करा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि किसी भी वीडियो पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये जो है ना, ये नीचे माउस देखना, ये जैसे ये ट्रू आई एस एन पी से लिखा हुआ है, यहाँ पर शो मोर पे करना, तो ये होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखो टेलीग्राम का, ये आपको जो लिंक है ना, अगर आप इसको खोलोगे, ये मैंने दे रखा है, आप इसको क्लिक करो और व्यू इन टेलीग्राम ऐसा करके आपको ये देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से डायरेक्टली आप मेरे पेज की तरफ पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये करना है आपको। जितनी भी दोस्तों कोई भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, कुछ भी होती है, जैसे आज पीटी 3 की आईआर वाली आ गई है मैगजीन, ठीक है। और इसके अलावा जैसे पीएसआईआर वगैरह जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो बहुत बढ़िया इसके हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हैं, शुभरंजन मैम वगैरह से सब कुछ कंबाइन करके जितना भी मटेरियल है, तो वो मैंने सारे के सारे ये नोट्स बनाए हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मेरे अवेलेबल हो जाएंगी। और कोई भी मटेरियल वगैरह जो नया आता है, मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा मुझे बड़े दिन से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, मैं सबको उनका रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा। बहुत सारे मेल या फिर टेलीग्राम पे मैसेजेस वगैरह मुझे आए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे आप सर ये लाइव गूगल मीट जो क्लासेस लेते हो स्टूडेंट्स की 2023 के लिए फाउंडेशन कोर्स जो आप करवाते हो, तो क्या हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मैं अभी हाल ही में थोड़े आप एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता रुक जाओ, मैं एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दूंगा। बहुत नॉमिनल सी फीस मैं रखूंगा, मान लीजिए कि मतलब 1000 रुपये पर महीना, मतलब इतनी फीस मैं बाकी स्टूडेंट से भी लेता हूँ। 18 मंथ्स का मेरा फाउंडेशन कोर्स चलता है, ठीक है। ज्वाइन करना ना करना वो आपकी मतलब वो है, आपके ऊपर कॉल है, लेकिन मैं उसमें बता देता हूँ कि मैं प्रीलिम्स, मेंस और पीएसआईआर ऑप्शनल कवर करवाता हूँ मैं उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे वो कुछ जो मेरे घर के पास रहते हैं, तो वो मेरे घर आ जाते हैं। जैसे आप सुनते रहते हो कि उसमें मैं आवाज़ लेता रहता हूँ, मैं कशिश आशिमा अलंकृता। बाकी कुछ लोग मुझे और भी बैचेस मेरे चलते हैं, वो मैं उनको दूसरे लिंक के थ्रू मतलब वो ज्वाइन करवाता हूँ। कुछ जो जैसे दिल्ली के बाहर रह रहे हैं, जिन्होंने पहले ज्वाइन करा था, तो वो मुझे गूगल मीट से ज्वाइन कर लेते हैं, तो मेरी क्लासेस गूगल मीट पे चलती हैं। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आप कभी भी जब भी स्टूडेंट बनते हैं 2 IAS एंड PCS के, तो फीस पर मंथ तो देखो मैंने आपको बता दिया 999 है, ठीक है। तो इतनी रखता हूँ मैं, अगर आप बोलोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अच्छे से पढ़ने पे ध्यान दो, फीस का कोई इशू नहीं है। वो तो आप जितनी दोगे उतना हम एडजस्ट कर लेंगे, वो फीस का कोई मेन इशू है ही नहीं। बात यहाँ पर ये है कि इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर अपलोड वगैरह कर लेते हो, वो कर लेते हो। देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के टेस्ट, और इसके अलावा कोई भी जो आपने एनालिसिस तो मेरी देखी होगी, मतलब मैं एक वो नहीं कर रहा कि ज्वाइन करो कि ना करो, लेकिन उसके अलावा क्या है कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की, एनसीईआरटी की एक एक शब्द को ना खोलकर कैसे रखना होता है, कि उसको मतलब एक तरीके से जला डालो एक एक एनसीईआरटी के शब्द को, तो वो करना कैसे होता है, और यूपीएससी की चेंजिंग डिमांड कैसी है, ठीक है। तो उस चीज़ को टैकल करते हुए, जैसे मैंने स्टेट पीएससी क्लियर करा हुआ है, जैसे मैंने एमपीपीएससी क्लियर करा हुआ है, तो मुझे पता है कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, कैसे क्या काम होता है। आई हैव गिवन यूपीएससी ऑल्सो 3 अटेम्प्ट्स, तो वो चीज़ें मुझे पता है। तो अगर आप मुझे बोलो, और मुझे अगर स्टूडेंट्स मिलते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाने वाला, मुझे आज ही किसी एक पर्सन ने पूछा था, तो मैं उसके अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं, 30 के आसपास स्टूडेंट्स मैं हर साल रखता हूँ उसके अंदर। तो अब जैसे ये प्रीलिम्स आने वाला है, तो बाकी बहुत सारे लोग जो हैं 2023 की तैयारी और 2024 की तैयारी में लग जाएंगे। तो वही है कि 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कि आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके साथ ऑप्शनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 18 मंथ्स, या 2024 वालों के लिए भी वो 18 मंथ्स हो जाता है। तो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जब मर्जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, प्रीलिम्स हो मेंस हो, हर चीज़ का मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पीएसआईआर ऑप्शन उसी के अंदर इंक्लूडेड है, अगर आपका वो नहीं है तो कोई और ऑप्शन तो यार मैं पढ़ा नहीं सकता, पीएसआईआर उसी के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा, और मेंस आंसर राइटिंग पे मेन फोकस होता है हमारा। तो ये एक दो तरीके के फाउंडेशन बैचेस हम लोग लॉन्च कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने आज ये वाली चीज़ आपको क्लियर कर दी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि 2023 और 24 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसके इसके बाद जिन लोगों का प्रीलिम्स हो जाएगा, या जिसके बाद जो मेंस ओरिएंटेड गाइडेंस प्रोग्राम की सोच रहे हैं, या फिर एक आंसर राइटिंग का सोच रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेदर देन देखो एक सच बात बताता हूँ कि इधर उधर फीस देना, इधर उधर ज्वाइन करने से बढ़िया है कि पूरे दिन अगर जैसे अगर मैं अवेलेबल हूँ, मैं लोगों को पढ़ाते रहता हूँ, आप देखते रहते हो कि उनकी रिकॉर्डिंग्स में कर करके डालता रहता हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मतलब अब उनको वो भी तो मुझे बोल सकते हैं कि फीस हम दे रहे हैं, आप फ्री में यूट्यूब पे क्यों डालते रहते हो रिकॉर्डिंग, लेकिन वो नहीं बोलते। हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और बात यहाँ पर एक है, सारी रिकॉर्डिंग्स तो मेरे चैनल पे पब्लिश होती भी नहीं है। हमारी पूरे दिन बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं। कभी जो प्रिलिम्स के सब्जेक्ट चल रहे हैं तो 2-3 प्रिलिम्स के सब्जेक्ट उठा लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम पे मेंस का कुछ मटेरियल उठाकर पढ़ने लग जाते हैं, फिर रात के टाइम पे पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ने लग जाते हैं, फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पीटी वगैरह के बारे में अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और पूछना चाहूँगा लास्ट में आपसे। देखिए अगर आप 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हैं, 2023 और 2024 अगर आपका टारगेट है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप विजन के डेली करंट अफेयर की डिस्कशन चाहते हो? कि मैं ये जो डेली करंट अफेयर आते हैं इसके, जो कि बहुत बेहतरीन है, इनसाइट्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये, और मंथली मैगजीन का काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर लेंगे, और मंथली मैगजीन के अंदर वो सारी बातें होती भी नहीं है जो इसके अंदर होती हैं। तो क्या आप ये चाहते हो कि मैं इसके ऊपर मतलब मैं वीडियोस डेली बेसिस पर बनाया करूँ? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। 100+ कमेंट्स अगर मेरे पास आते हैं अलग अलग वीडियोस, मतलब इसमें अलग अलग लोगों के, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस इनिशिएटिव को डेली बेसिस पर। क्योंकि अप्रैल इज़ द हाई टाइम, मतलब मई जैसे शुरू हो जाएगा, मैं मई तक सोच रहा हूँ कि मैं इस पर बनाऊँ, क्योंकि एक साल के करंट अफेयर तो हमें करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों, एक तो हम फाउंडेशन कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे अपना, नॉमिनल फीस के साथ, डोंट वरी, फीस का कोई इशू नहीं है, आप सब फैमिली की तरह। और इसके अलावा ये डेली करंट अफेयर का जो इनिशिएटिव मैं सोच रहा हूँ, और बाकी तो चीज़ें आपको चैनल पर मिल ही जाती हैं। बस अगर आप स्टूडेंट बन जाते हैं तो फिर आप पूरे दिन एक्सेस कर सकते हैं मुझे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और लाइफ टाइम आप जो है मतलब अवेल कर सकते हैं फैसिलिटीज़, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।